Yes, sir. Uh, Uh, Good afternoon, Good all afternoon, sir. student. Good afternoon. Good afternoon, all final year student. For today's guest lecture, I welcome Engineer Darpan Gajbie sir, Assistant Engineer, Udgir Division, Latur Zone, MSc DCL. He will give the guest lecture on maintenance of electrical equipment. This subject is already is in your syllabus. I request Darpan sir, please proceed. Okay, sir. Good afternoon, sir and students. Uh, uh, आज आज अपना जो सब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्ट जो अपना गेस्ट लेक्चर है, वो अपना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जो मेंटेनेंस है, उस पे अपन आज गेस्ट लेक्चर देने वाले हैं। तो आज का जो मैंने जैसे अभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना है, तो अपने पास बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे जनरेटर्स हो गए, मोटर्स हो गए, बट कोई एक चीज अपने को पढ़ानी है, तो वो बोले तो आज अपन जिसका जो अपन मेंटेनेंस देखेंगे, वो है पावर ट्रांसफार्मर। आज मैं यहाँ पे 132 बाय 33 केवी सबस्टेशन, 132 बाय 33 केवी सबस्टेशन में आया हूँ। यहाँ पे अपन जो पावर ट्रांसफार्मर को जो जो मेंटेनेंस रहते हैं, उनका शेड्यूल्स क्या है, वो उस किस तरह से वो मेंटेनेंस करेंगे, वो आज अपन इस गेस्ट लेक्चर में देखेंगे। तो कोई मेरे को एक जन बताएगा, आपको आवाज और कैमरा वगैरह एक्यूरेट दिख रहा है? Yes, sir. कोई Yes, एक sir. स्टूडेंट कोई एक स्टूडेंट बताएगा। ये 132 बाय 33 केवी का कंट्रोल पैनल रूम है। तो अपन जो पावर ट्रांसफार्मर में जो आज मेंटेनेंस करने वाले हैं, तो उसका एक शेड्यूल रहता है। शेड्यूल बोले तो हावरली बेसिस, यानी हर एक एक घंटे में उसका अपने को रीडिंग्स वगैरह देना पड़ता है। उसके बाद में डेली बेसिस रहता है। उसके बाद में मंथली बेसिस रहता है। मंथली बेसिस पे हेलो हेलो हाँ, उसके बाद में मंथली बेसिस रहता है। उसके बाद में क्वार्टरली बेसिस रहता है। उसके बाद में हाफ ईयरली, यानी 6 महीने का, 6 महीने के बेसिस में रहता है। और उसके बाद में ईयरली बेसिस रहता है। तो कल मैंने आपको 33/11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन एक्सप्लेन किया था। तो जो 33 केवी लाइन जो घरनी के लिए आई थी, वो यहाँ से आई है। 33 केवी घरनी लाइन आप देख सकते हैं, ये 132/33 केवी है। जो 33 केवी जो स्टार्टिंग अपना हुआ था, वो इस कंट्रोल पैनल से उन्हें बाहर, आउटगोइंग लाइन बाहर है, ट्रांसमिशन लाइन बाहर है, तो इधर से अपने को वो 33 केवी सप्लाई मिला था। तो अभी स्टार्टिंग अपन यहाँ से ये करेंगे कि जो अपना हावरली बेसिस यानी हर एक एक हावर में अपने को क्या क्या करना है, पावर ट्रांसफार्मर का जो मेंटेनेंस करना है, तो उसके लिए अपने को हर एक एक घंटे में क्या क्या उसकी क्या 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 चेक करना है, तो वो अपन पढ़ेंगे। अगर अपने को स्टार्टिंग में क्या करना पड़े कि चेक द लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट रेटेड फिगर, यानी जैसे कि अभी ये 132 में जो अपना जो पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है, वो 25 MVA है, 25 MVA है। तो उसका जो अपने को प्राइमरी करंट और उसका जो सेकेंडरी करंट, वो अपने को मेजर करना है। अभी वो अपने को मेजर कहाँ से करेंगे अपन? यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल दी हुई रहते। ये कंट्रोल पैनल में अपने को एमीटर मीटर, वोल्ट मीटर सभी यहाँ पे लगे लगे हुए रहते हैं। रिलीज करके यहाँ पे अपने को एमीटर और वोल्ट मीटर के इंडिकेशन रहते हैं कंट्रोल पैनल पे। यहाँ से अपन ये देखो, यहाँ पे एमीटर, कंट्रोल पैनल में एमीटर और वोल्ट मीटर लगे रहते हैं। इससे अपन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट क्या है और सेकेंडरी करंट क्या है और उसकी पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है, उसके हिसाब से वो करंट अपने को मेजर करना है। उसके बाद में रहता है अपने को वोल्टेज वोल्टेज लेवल चेक करना है। जैसे कि अभी इसका इनकमिंग वोल्टेज है 132 किलो वोल्ट और इसका आउटगोइंग वोल्टेज है 33 केवी किलो वोल्ट। तो अपने को यहाँ पे एक वोल्ट मीटर दिया हुआ रहेगा। वोल्ट मीटर से अपन यहाँ पे इसका जो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज वो अपन यहाँ से मेजर करेंगे। एक मिनट गार्ड,
और उसके बाद में अपन जो मेजर करेंगे वो है चेक टेम्परेचर ऑफ ऑयल। जैसे अपने पावर ट्रांसफार्मर में जो ऑयल अपन यूज करेंगे उसका जो टेम्परेचर क्या है, उसका जो टेम्परेचर है उधर वहां पे ओटीआई मीटर रहेगा। ओटीआई मीटर बोलते हो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वो मैं तो आपको दिखा होगा वहां पे या यार्ड में जाके सब कुछ दिखा होगा। तो वो अपने को वहां पे ट्रांसफार्मर ऑयल का जो टेम्परेचर है वो अपन यहाँ से मेजर कर सकते हैं। अभी ये देखो मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिखा होगा, यहाँ पे 132/33 केवी की कंट्रोल पैनल है। तो हावरली बेसिस जो अपना पहले पावर ट्रांसफार्मर का जो मेंटेनेंस का शेड्यूल है उसमें अपन पहले हावरली बेसिस में उसका करंट कैपेसिटी चेक करना है अगेंस्ट रेटेड फिगर्स, यानी उसकी रेटिंग क्या है उसके हिसाब से उसका प्राइमरी करंट बरोबर है क्या, सेकेंडरी करंट बरोबर है क्या, उसके बाद में उसका प्राइमरी वोल्टेज बरोबर है क्या, सेकेंडरी वोल्टेज राइट है क्या, वो अपने को। और उसके बाद में जो ऑयल का टेम्परेचर है जो ओटीआई चेक करेगा, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, उसके वो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर से वहां पे एक पावर ट्रांसफार्मर में आपको एक मार्शलिंग बॉक्स दिया जाएगा, दिखा जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको मार्शलिंग बॉक्स क्या रहता है। तो वहां पे आपको वो ऑयल टेम्परेचर का ऑयल का जो टेम्परेचर है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर वो आपको दिखाई देगा। गार्ड एक मिनट सर, यहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर का है इनकमिंग, यानी इनकमिंग वोल्टेज, हाँ इनकमिंग, जहाँ से इनकमिंग वोल्टेज अपने को दिखता है। यहाँ से ये देखो, यहाँ से अपने को इनकमिंग वोल्टेज है, यहाँ से आपको इंडिकेशन दिखेगा, सब इंडिकेशन दिख रहा है, हर एक फेज का करंट दिख रहा है, L1 L2 L3 और अर्थ, और इसके बाद में वोल्टेज हाँ 134 केवी दिख रहा है ना, इनकमिंग वोल्टेज 134 केवी। अच्छा 3 पेज का 136 अभी वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 136 केवी, 136 केवी और 135 केवी, यह है तीनों फेज का वोल्टेज है, ठीक है। तो इस तरह से अपने को जो अवरली बेसिस में हर एक यहाँ पे एक रिकॉर्ड बुक रहती है, यहाँ पे रिकॉर्ड बुक देखो, हाँ ये ट्रांसमिशन की एक रिकॉर्ड डेली लॉग शीट रहती है, इसमें अपन हावरली किलो एमडब्ल्यू लोड क्या है, एम्पियर क्या है, उसके बाद में प्राइमरी वोल्टेज क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, इस अपन डेली लॉग शीट में उसका ऑयल टेम्परेचर क्या है ये सब नोट डाउन करते हैं। उसके बाद में अपना जो अगला जो बेसिस रहेगा वो रहेगा अपना डेली बेसिस। डेली बेसिस के लिए अपने को यार्ड में जाना पड़ेगा, यार्ड में पावर ट्रांसफार्मर के। ये 132 केवी का यार्ड है, वो अपना 25 एमवीए का पावर ट्रांसफार्मर है। कोई एक जन बताओ मेरे को, आपको दिख रहा, ये आवाज सुनाई दे रही? सर वीडियो ऑन की। हेलो, हाँ दिख रहा क्या? यस सर, यस सर। हाँ ये अपना 25, तो इसमें अपने को अभी हावरली बेसिस में अपना करंट, वोल्टेज और ऑयल का टेम्परेचर वगैरह हो गया। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर आ रही है यहाँ पे, आपको जो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है हाँ ये टैप चेक दे रहे ना, अच्छा अच्छा, ये अपना ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है। यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर का अपने को हावरली बेसिस ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर चेक करना पड़ता है। अभी डेली बेसिस ये अपने 1 घंटे के हिसाब से होगा, 1 घंटे के हिसाब से पावर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस अपने को क्या क्या करना है। अभी दूसरा रहेगा अपना डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पे अपने को, अगर ये पावर ट्रांसफार्मर है यहाँ से कोई ऑयल लीकेज हो रहा है क्या, नहीं क्या इसके कोर से या इसके कोई पार्ट से अपना कोई ऑयल लीकेज वगैरह हो रहा क्या, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद में डेली बेसिस में अपने को एक यहाँ पे 2 मीटर रहते हैं, एक WTI मीटर, एक एचवी का WTI मीटर बोले तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। जैसे इस पावर ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए ये WTI
और ये सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए WTI, W बोले तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। अभी यहाँ पे मर्क्यूरी स्विचेस वगैरह लगे हैं, इसके अपन इतने डीप में नहीं जाएंगे, बस एक बेसिस डाल दो कि जो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर बोले तो ये क्या है, HV वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर बोले तो वहां पे एक थर्मोकोपल फिक्स किया हुआ है हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, उसके सेंसर, कैपेबिलिटी ट्यूब और मर्क्यूरी स्विचेस के थ्रू यहाँ पे ये इसके कनेक्शन, ये देखो 4 मर्क्यूरी स्विचेस दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके थ्रू यहाँ पे कनेक्शन आई है। फॉर एग्जाम्पल कभी अगर वाइंडिंग का टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है, हाँ फैन ऑटोमेटिक चालू अपने रेटेड से अगर ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी स्विचेस रहते हैं वो ऑपरेट होते हैं, और यहाँ से जो कूलिंग फैन है, देखो आपको कूलिंग फैन दिख रहे हैं, वो कूलिंग फैन रिले के थ्रू सेंस करके अपने आप चालू हो जाते हैं और अपनी जो वाइंडिंग है वो अपनी कूल होना चालू हो जाता है। उसके बाद में ये WTI फॉर लो वोल्टेज यानी 33 kV के लिए, ये 132 kV के लिए, और ये लो वोल्टेज है ये 33 kV के लिए। अभी 33 kV के लिए भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे भी 4 मर्क्यूरी स्विचेस लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपने वाइंडिंग का टेम्परेचर अगर इंक्रीज वगैरह हो गया, बढ़ गया अपने रेटिंग से ज्यादा, तो ये मर्क्यूरी स्विचेस रिले के थ्रू, कैपेबिलिटी ट्यूब के थ्रू कूलिंग फैन को इंडिकेशन देते हैं, वो कूलिंग फैन अपने आप वो ऑपरेट हो जाता है और अपनी वाइंडिंग वो कूलिंग फैन ऑपरेट होकर अपने वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। उसके बाद में ये ऑयल टेम्परेचर है, इसको हर एक आवरली बेसिस पे अपने को नोट डाउन करना पड़ता है। अभी यहाँ पे 2 पॉइंटर दिख रहे हैं, एक ये ब्लैक कलर और एक ये रेड कलर। रेड कलर बोले तो ये ऑयल का टेम्परेचर इंडिकेटर करता है, और ये जो ब्लैक कलर का जो पॉइंटर है अभी फिलहाल में यहाँ पे 34 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, अपना एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, यानी जो अपना अभी एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कितना है वो अपना इंडिकेट करेगा। उसके बाद में डेली बेसिस पे अपने को चेक ऑयल लेवल, अभी मेन कॉन्जर्वेटर टैंक, अभी यहाँ तो अपना जाना इम्पॉसिबल है, एक कॉन्जर्वेटर टैंक देखो ऊपर में बड़ी वाली, तो डेली बेसिस में अपने को ऑयल लेवल ऑफ मेन कॉन्जर्वेटर, अभी इसका भी कनेक्शन नीचे आया हुआ है, तो इसका जो इसमें एक जो फिक्स रहता है कॉन्जर्वेटर के बीच में, ये यहाँ पे एक इंडिकेशन वगैरह लगा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन EMOG, EMOG बोलते हैं मैग्नेटिक ऑयल गेज, मैग्नेटिक ऑयल। अच्छा, उसके बाद में अपन ये कॉन्जर्वेटर के बाद में ये बुशिंग से प्राइमरी वाइंडिंग को आ गई है 3 बड़े बड़े बुशिंग दिख रहे, और सेकेंडरी वाइंडिंग को ये 4, एक यहाँ पे एक न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है ये डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी इज डेल्टा कनेक्टेड एंड सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड, स्टार पॉइंट न्यूट्रल किया है। तो जो अपने जो बड़े बड़े आपको बुशिंग्स दिख रहे हैं वहां पे भी अपने को डेली बेसिस पे ऑयल लेवल इंडिकेटर वहां पे लगा हुआ है, ऊपर में लगा हुआ रहता है, उसका इंडिकेशन बोर्ड में वगैरह आता है, वो अपने को मेजर करना पड़ता है, ये डेली बेसिस पे हो गया। अभी अपना पावर ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस में एक अपना आवरली बेसिस हो गया, आवरली बेसिस में अपन उसके जो प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज वो अपन कंट्रोल रूम से, कंट्रोल पैनल से मेजर करेंगे, और उसके बाद में ऑयल का टेम्परेचर इधर से अपन इंडिकेट, वहां पे भी एक इंडिकेशन मीटर रहेगा ऑयल का जो टेम्परेचर इंडिकेट करेगा, वो अपना आवरली बेसिस और डेली बेसिस पे अपन ऑयल जो पावर ट्रांसफार्मर है इसमें कोई लीकेज है क्या ये चेक करेंगे। उसके बाद में उसका OTG, WTI, OTI यानी प्राइमरी वाइंडिंग का WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और सेकेंडरी साइड का WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, वो अपन मेजर करेंगे डेली बेसिस पे। उसके बाद में कॉन्जर्वेटर टैंक का जो उसमें जो ऑयल लेवल है वो अपने को 50% से ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है, उसमें एक MOL देता है, मैग्नेटिक ऑयल गेज के MOG, मैग्नेटिक ऑयल गेज बोलते हैं उसको, इसके उसके हिसाब से अपने को उससे अपन वो डेली बेसिस पे मेजर करना है। अभी अपना हावरली और डेली हो गया। अभी मंथली बेसिस में अपने को क्या क्या पावर ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो सबसे पहले अपने को जो मंथली बेसिस रहता है उसमें अपने को ब्रेदर का कंडीशन इधर लगा है ना, नहीं ब्रीथर, हाँ वो है ना, वो सिलिका जेल वाला, हाँ सिलिका जेल वाला, नहीं ब्रेकर नहीं ब्रेथर,
हाँ ये इधर लगा है, ठीक है। वहां पे एक ब्रेदर करके, ये छोटी कंजर्वेटर टैंक है, यहाँ पे एक ब्रेदर करके लिखा है। अपने को मंथली बेसिस में वो ब्रेदर की कंडीशन कैसी है, उसमें उसमें एक अभी ऑयल कैप है नहीं बटे है ना, ऑयल कैप खाली एक ब्रेदर खाली एक ऑयल कैप रहते। अच्छा, ये ब्रेदर में अपने को सिलिका जेल रहता है। नेचुरली जो सिलिका जेल जेल का जो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका जो अंदर में जो सिलिका जेल रहेगा उसका कलर ब्लू रहने को होना, यानी वो अपना इसका जो मेन फंक्शन रहता है, जो भी मॉइस्चर वगैरह रहते हैं यहाँ पे सबस्टेशन में, उसको वो एब्सॉर्ब करता है वो, और उसकी वजह से पावर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ इधर अच्छे से दिखेगा, ये राइट है। ये देखो ये है ब्रदर, और यहाँ पे ये ब्रेदर का जो सिलिका जेल का जो कलर रहने का वो ब्लू रहने को होना, और अगर वो पिंक वगैरह गया या व्हाइटिश पिंक गया, हाँ तो उधर का वो खराब हो जाता है। अभी देखो ये इधर वाला खराब हो गया, हाँ, और इसका ये ब्लू हो गया, तो ये अच्छे कंडीशन में, ये थोड़ा खराब हो गया। अगर अपने को इसको भी अगर रिपेयर करना है तो अपन इसको 150 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस में हीट करते, उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में मंथली बेस में अपने को जो बुकल्स रिले रहता है, कोई बताएगा मेरे को बुकल्स रिले अपने पावर ट्रांसफार्मर में सबसे मेन पार्ट रहता है प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में। उसका जो ये रहता है बुकल्स रिले, वो है ना, बुकल्स रिले जो कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में रहता है। हाँ ये अभी ऊपर में थोड़ा कैमरा ये कैप्चर नहीं हो रहा अपना, वो है ना। अच्छा अच्छा, बुकल्स रिले का मेन फंक्शन क्या रहता है, जैसे कि कोई भी पावर ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट वगैरह आया मॉइस्चर की वजह से, या कोई 33 केवी लाइन या 132 केवी लाइन पे अगर फॉल्ट वगैरह है, तो पावर ट्रांसफार्मर के जो अंदर में जो फॉल्ट वगैरह है इधर में, वो तो उससे रिलेटेड नहीं रहता। वो 132 केवी और 33 केवी लाइन में फॉल्ट है तो अपने वीसीबी ऑपरेट हो जाता है। लेकिन बुकल्स रिले किसके लिए रहता है, सिर्फ पावर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए वो ऑपरेट होता है। जैसे पावर ट्रांसफार्मर में कोई मॉइस्चर आया या कोई इंटरनल फॉल्ट आया, तो उसकी वजह से उसके अंदर में जो ऑयल रहता है वो हीट होता है। हीट की वजह से क्या होता है, वहां पे गैसेस फॉर्म होती है। गैसेस फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, वो बुकल्स रिले वहां पे एक रिलीज रहता है, वो उसको इंडिकेशन देता है, और अपना वो उसके जो कनेक्शन गए हुए वो अलार्म सर्किट के थ्रू कंट्रोल पैनल में अपने कंट्रोल रूम में गए हुए, उसकी वजह से वो अलार्म बजता है और अपने को फॉल्ट इंडिकेशन करता है। वो अपना बुकल्स रिले रहता है। तो अपने को जो मंथली बेसिस पे अभी यहाँ पे बुकल्स रिले में भी ऑयल वगैरह लेवल, वो बुकल्स रिले ऑपरेट होता कि नहीं होता, वो अपने को यहाँ पे इंस्पेक्शन करना है। और उसमें जो ऑयल लेवल है बुकल्स रिले में वो भी अपने को चेक करना है। अभी अपने 3 हो गए, एक हो गया डेली बेसिस पे, एक हो गया सॉरी पहला हो गया आवरली बेसिस पे, एक हो गया डेली बेसिस पे, अभी ये हो गया अपना तीसरा मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे अपने को बुकल्स रिले, उसके बाद में ब्रेदर कंडीशन कैसी है, उसके उसका जो सिलिका जेल है वो ब्लू कंडीशन में है क्या, अगर ब्लू कंडीशन में होगा तो मॉइस्चर बहुत इजीली एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो पिंक और व्हाइट पिंक वगैरह हो गया तो उसका जो उसको अपन क्या कर सकते हैं, 150 डिग्री या 150 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस से हीट कर सकते हैं। उसका अपन कलर चेंज कर सकते हैं, उसको यूज में ला सकते हैं, रीयूज में ला सकते हैं। और उसके बाद में बुकल्स रिले में अपने को ऑयल लेवल चेक करना है। ऑयल लेवल चेक करने से अपने को वो ऑपरेट होगा, क्योंकि अगर कोई पावर ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट आ गया तो बुकल्स रिले ऑपरेट होना भी जरूरी है। तो वो अपन मंथली बेसिस पे उसको उसका मेंटेनेंस देखेंगे। उसके बाद में आता है अपना क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस बोले तो 3 महीने 3 मंथ्स में अपने को पावर ट्रांसफार्मर का क्या क्या मेंटेनेंस करना है। तो उसके लिए अपने को जो ट्रांसफार्मर की बुशिंग्स रहती है 3 महीने में शट डाउन लेके, हाँ 3 महीने में है ना। अगर 3 महीने में अगर पावर ट्रांसफार्मर का अपने को मेंटेनेंस करना है तो ये क्या करेंगे अपन 132/33 केवी, तो जो भी हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज है इधर जिधर से ये इनकमिंग वोल्टेज आ रहा है, तो उसको अपन परमिट लेंगे, शट डाउन का एक मैसेज डालेंगे। वो मैसेज करके इनकमिंग सप्लाई और आउटगोइंग सप्लाई डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की बुशिंग से प्राइमरी बुशिंग्स और सेकेंडरी बुशिंग्स, इसको अपने को इसका मेंटेनेंस करना है। इसमें क्या क्या करना है अपने को, अगर
इसका कोई लीकेज वगैरह हो गया, लीकेज वगैरह डैमेज वगैरह हो गया, इस पे कोई डर्ट है, डर्ट बोले तो कोई कचरा वगैरह नहीं क्या, थोड़ा पर या धूल मिट्टी वगैरह है, तो उसकी वजह से क्या होता है उसमें थोड़े थोड़े क्रैक गिरते हैं। क्रैक होने की वजह से क्या होता है उसका जो इंसुलेशन कैपेसिटी रहता है वो कम होता है। तो वो इंसुलेशन वो नहीं होने को ना उस पे ओवरकम करने के लिए अपने को ये अपने को तीसरे महीने हर एक 3 महीने में इसका अपने को मेंटेनेंस करना जरूरी है। एक प्राइमरी के 3 वाइंडिंग के 3 बुशिंग है और सेकेंडरी के 4 बुशिंग है। तो ये अपने को 3 मंथ के बेसिस पे करना है। अ, उसके बाद में दूसरी जो टेस्ट करने हैं 3 महीने में उसके एक ऑयल की टेस्ट करनी पड़ती है। उसके लिए वो उसके उस टेस्ट का नाम रहता है बीडीवी टेस्ट और इंसुलेशन ऑयल टेस्ट। अभी ये बीडीवी टेस्ट और इंसुलेशन ऑयल टेस्ट ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट में होता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ से ऑयल का सैंपल निकालते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत ये टैप से अपन पावर ट्रांसफार्मर के अंदर से ऑयल थोड़ा बहुत लेके 1 लीटर वगैरह 2 लीटर वगैरह और उसको टेस्टिंग लैब में लेके जाएंगे। वो टेस्टिंग लैब में बीडीओ म्हणजे ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट करेंगे। ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट बोले तो उसके लिए उसकी एक सेपरेट किट रहती है उनकी। तो सेपरेट किट में 2 रॉड रहते हैं। वो 2 रॉड के बीच में 2.5 mm का गैप रहता है और उसको अपन ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई देते हैं। प्राइमरी ऑटो ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी उसमें ऐसे डिजाइन किया है कि सेकेंडरी में उसका जो इंडिकेशन दिखाएगा वो वोल्टेज में दिखाएगा। तो उसको यहाँ से वोल्टेज देके वो आउटपुट में वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड बस अभी यही ध्यान रखो कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट में जो ऑयल का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो 60 केवी होने को ना 60 किलो वोल्ट 60 यानी अगर 60 किलो वोल्ट वगैरह रहा तो उसका जो ऑयल का स्ट्रेंथ है वो अच्छा रहेगा। तो वो अपना जो ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट है वो अपना टेस्टिंग लैब में हो जाएगा। इधर इसको इधर इधर यहाँ पे टेस्टिंग लैब की किट नहीं दी है, वो टेस्टिंग लैब में हो जाएगा। और जो स्टैंडर्ड वोल्टेज रहेगा अपना स्टैंडर्ड वोल्टेज अपना रहेगा 60 इक्वल टू और ग्रेटर देन 60 केवी 60 किलो वोल्ट। अभी उसके बाद में जो ऑयल की दूसरी टेस्ट रहती है इंसुलेशन ऑयल टेस्ट। इंसुलेशन ऑयल टेस्ट बोले तो अपने को अपने ऑयल में कितने वाटर इंसुलेशन टेस्ट बोले तो ऑयल में कितने वाटर कंटेंट है तो वो अपने को वहां से इंसुलेशन ऑयल टेस्ट से पता चलेगा। अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 ppm पार्ट पर मिलियन ऐसा मैंने गूगल से सर्च किया है। उतना इसके डीप में नहीं गया है। उसके बाद में अपना जो 3 महीने के बेसिस में है 3 महीने के बेसिस में अपना जो मेंटेनेंस रहेगा अपने एक कूलिंग फैन यहाँ पे रहते हैं। ये कूलिंग फैन का मेंटेनेंस करना, ये कूलिंग फैन का जो फंक्शन रहता है जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग वगैरह रहती है उसको कूल करना रहता है। तो ये बराबर ऑपरेट हो रहा है क्या, क्योंकि इसके लिए तो अपने को शट डाउन लेना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा पूरा प्राइमरी वोल्टेज बंद म्हणजे प्राइमरी सिस्टम बंद करना पड़ेगा, सेकेंडरी सिस्टम बंद करना पड़ेगा। तो ये जो कूलिंग फैन है इसकी वजह से ये इसमें लुब्रिकेंट वगैरह ना क्या कोई बेयरिंग में लुब्रिकेंट वगैरह फिक्स करना या कोई कोरोजन वगैरह है वो सफाई वगैरह करना। तो वो अपन 3 मंथ में 3 मंथ के इसमें अपन पावर ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस में करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे 3 महीने के बेसिस में अपन ओएलटीसी बोले तो ऑन लोड टैप चेंजर। ये है ओएलटीसी ऑन लोड टैप चेंजर। इसका मेन क्या फंक्शन, इनका मेन फंक्शन होता है टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज। अगर आउटपुट वोल्टेज 33 केवी से 32.5 या 32 वगैरह का है तो उसको अपन यहाँ से टैप पोजीशन बढ़ा के इसको अपन उसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। तो इसका भी अपने को ये बराबर ऑपरेट हो रहा है क्या, उसमें ऑयल लेवल वगैरह बरोबर है क्या नहीं क्या, उसकी मोटर्स वगैरह उसके कनेक्शन वगैरह लूज है क्या, वो अपन क्वार्टरली मंथ के बेसिस पे अपन इसको यानी उसका मेंटेनेंस करेंगे क्वार्टरली मंथ के बेसिस पे। उसके बाद में अभी देखो अपन ने पहला आवरली बेसिस लिख लिया, डेली बेसिस लिख लिया, सीख लिया। डेली बेसिस के बाद अपन मंथली बेसिस में क्या क्या होता है, उसके बाद में मंथली बेसिस के बाद में
क्वार्टरली बेसिस पे क्या क्या पावर ट्रांसफार्मर में मेंटेनेंस करने को आना। हाँ, उसके बाद में आता है अपना हाफ ईयर म्हणजे 6 मंथ में अपने को क्या क्या पावर ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करना है। तो उसके बाद में यहाँ पे 6 मंथ में अपने को टेस्टिंग ऑफ ऑयल की जो एसिडिटी, ऑयल में जो एसिडिटी वगैरह रहती है, वाटर कंटेंट वगैरह रहते हैं, तो वो अपन वो टेस्टिंग लैब में उसको टेस्ट करेंगे। ऑयल का सैंपल वगैरह लेके वो 6 में हाफ ईयर बेसिस पे भी अपन हर एक 6 महीने के बाद में यहाँ से ऑयल का सैंपल लेके उसकी एसिडिटी टेस्ट, जैसे कि अगर ऑयल में अगर एसिडिक कंटेंट ज्यादा रहे, फॉर एग्जांपल H+ आयंस वगैरह ज्यादा रहे, तो उसकी वजह से वो मॉइस्चर ज्यादा कैप्चर करता है। अपने को मॉइस्चर भी ज्यादा कैप्चर नहीं करने को ना, इसलिए वो टेस्टिंग लैब में उसका टेस्ट किया जाता है ऑयल का। उसके बाद में 6 मंथ के बाद में ईयरली बेसिस में क्या करेंगे, इसका कंप्लीट मेंटेनेंस करेंगे। एक साल में कंप्लीट मेंटेनेंस बोले तो उसके लिए, क्योंकि ये 132/33 केवी सबस्टेशन है, अगर ये इसको अपने को पूरा अगर अपने को इसका मेंटेनेंस करना है, तो उसके लिए अपने को बाय प्रोसीजर, बाय परमिट वगैरह वो शटडाउन वगैरह लेना पड़ेगा, और सभी सिस्टम यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद में जो भी यहाँ पे लूज कनेक्शन वगैरह है, उसके बाद में पावर ट्रांसफार्मर के लूज कनेक्शन, बूस्टिंग के लूज कनेक्शन, प्राइमरी वाइंडिंग के लूज कनेक्शन, सेकेंडरी वाइंडिंग के लूज कनेक्शन, न्यूट्रल के लूज कनेक्शन, सभी जॉइंट्स वगैरह है, तो वो सब अपन ईयरली बेसिस पे अपन उसको मेंटेनेंस करेंगे। अभी इसमें ये देखो, अभी मैं आपको ईयरली बेसिस में क्या क्या इधर रहता है। एक स्पेस हीटर रहता है, स्पेस हीटर एक स्पेस हीटर, ऊपर में एक स्पेस हीटर रहता है। उसके बाद में दूसरा रहता है अपना प्रेशर रिलीफ डिवाइस। प्रेशर रिलीफ डिवाइस भी एक यहाँ पे अपन ईयरली बेसिस में एक साल में अपन उसको यूज करेंगे, वो ऊपर में रहता है। प्रेशर रिलीफ डिवाइस का क्या इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेशर रिलीफ, उसका नाम ही क्या है, प्रेशर रिलीज करना। एग्जाम्पल, अगर पावर ट्रांसफार्मर में बहुत ही हेवी फॉल्ट हुआ, इंटरनल फॉल्ट हुआ, तो इसके अंदर जो ऑयल रहेगा, तो उसके अंदर ऑयल हीट होगा। ऑयल हीट होने से जो गैस फॉर्मेशन का जो रेट रहेगा वो वेरी हाई रहेगा। उसकी वजह से उसको अगर बाहर निकलने को जगह नहीं मिली तो पूरा टैंक फूट जाएगा वो, नहीं क्या। तो उसकी वजह से वहां पे एक प्रेशर रिलीफ डिवाइस रहता है। उसकी वजह से वो क्या होता है कि जो पूरा जो हीटिंग गैसेस रहती है वो एटमोस्फेयर में चली जाती है। उसके बाद में आपको आप ईयरली बेसिस में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, अभी कोई मेरे को एक जन बताओ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपन किससे मेजर करते हैं? कोई एक स्टूडेंट बताएगा मेरे को। मेगर से। हाँ, वेरी गुड, मेगर से अपन ईयरली बेसिस पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट मेजर करेंगे। इंसुलेशन टेस्ट बोले तो अभी प्राइमरी वाइंडिंग बोले तो यहाँ पे 3 बुशिंग है, अपन एक मेगर लेंगे, दोनों वाइंडिंग के दोनों बुशिंग के प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे, और हर एक फेज का अपन मेजरिंग करेंगे। मेजरिंग बोले तो अभी यहाँ पे जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है दो प्राइमरी के, तो वो कितना आने को ना, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा वाइंडिंग है, तो हर एक फेज का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो अपने को 0 ओम आने को होना, यानी वो स्टैंडर्ड है एकदम, क्योंकि वो डेल्टा कनेक्टेड है, वो शॉर्ट रहेगी। और सेकेंडरी का भी हर एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपने को 0 आने को होना। अभी उसके बाद में जो मेजरिंग करेंगे अपन, एक प्राइमरी वाइंडिंग टू बॉडी, सेकेंडरी वाइंडिंग टू बॉडी, उसके बाद प्राइमरी के तीनों फेज की पर फेज टू बॉडी, आर फेज टू बॉडी, बी फेज टू बॉडी, वाई फेज टू बॉडी। उसके बाद में न्यूट्रल साइड में भी उसका इंफिनिटी रेजिस्टेंस आने को, तो वो अपना इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है। तो इस ऐसे तरह से अपन पावर ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस वगैरह और हावरली बेसिस, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, उसके बाद में 6 हाफ ईयर बेसिस और ईयरली बेसिस पे अपन मेंटेनेंस करेंगे। उसके बाद में मैं और आपको एक चीज बताऊंगा, बैटरी का आप बताते क्या थोड़ा। यहाँ पे 132/33 केवी का ऑपरेटर आपको बैटरी का
मेंटेनेंस वगैरह स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह कैसे मेजर करते हैं, वो आपको 132/33 kV के बैटरी रूम में जाके हम बताएंगे। अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का अपना टॉपिक ही है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो कोई भी एक पहले पावर ट्रांसफार्मर भी लिया, तो उसमें अपन किस किस तरह से किस किस बेसिस पे अपन उसको मेंटेनेंस करेंगे, तो वो सभी चीजें हावरली बेसिस, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयर बेसिस और ईयरली बेसिस, वो अपन ने पढ़ा है। अभी अपन यहाँ पे बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, तो अपने को 132/33 kV के ऑपरेटर सर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वीसीबीज है, रिलेज है, उनको भी डीसी वोल्टेज सप्लाई लगता है। मैंने कल ही बताया कि अपने जो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है वो अच्छा 110 वोल्ट का चार्जर है। अच्छा, इसको 8 दिन में हाँ, एक बार बंद करके मेंटेनेंस कर सकते हैं। अच्छा, तो मेंटेनेंस क्या क्या करते हैं इसमें? तो बंद करने का और इधर आने का। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी वो चार्जर से बैटरी का सप्लाई बंद करने का। ओके ओके, अच्छा हाँ। हाँ, अच्छा, अभी देखो ये बैटरी मेंटेनेंस में कैसा है, बैटरी वीकली बेसिस करते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस करेंगे, बैटरी का मेंटेनेंस कैसा करेंगे? अभी बैटरी चार्जर के थ्रू इसको बैटरी को सप्लाई जाएगा, तो बैटरी को सप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, और एक वोल्ट मीटर से डीसी वोल्टेज मेजर करेंगे। कितना आने वाला था हर एक? 2.1 अच्छा, हर एक बैटरी का वोल्टेज मैक्सिमम टोटल 55 से ले आने को ना। और सर स्पेसिफिक ग्रेविटी? अच्छा अच्छा, स्पेसिफिक हाइग्रोमीटर है क्या? तो हाइग्रोमीटर। अच्छा, अभी यहाँ पे बैटरी मेंटेनेंस अगर अपने को करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना पड़ता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी से उसका जो रेंज है, वहां पे एक मर्क्यूरी लेवल रहता है, वो मर्क्यूरी लेवल इंडिकेटर से अपने को या बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अपने को मेजर कर सकते हैं अपन। ये इधर है सर? नहीं नहीं, ये है क्या? अच्छा, इंडिकेटर ऐसा ऐसा रहता ना। हाँ, डिस्प्ले ऑटो उसका इंडिकेटर है। अच्छा अच्छा, अगर कम हो गए तो अच्छा ये डिस्टिल वाटर इंडिकेटर है ना, या बैटरी को भी डिस्टिल वाटर देना पड़ता है? हाँ। अच्छा, ये हाइग्रोमीटर है, तो इसकी वजह इसके थ्रू अपन बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने को 1200 आने को है ना। हाँ, 1200 या 1200 के। हाँ, अच्छा, ±10% है ना। अच्छा अच्छा, इस तरह से अपन बैटरी की हर एक वीकली बेसिस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। अच्छा, कोई दिख रहा क्या आपको? कोई एक जन बताए? हेलो? Yes, sir. अच्छा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी से यहाँ पे एक इंडिकेटर रहता है, उसमें मर्क्यूरी रहती है, मर्क्यूरी लेवल से अपन कितना है सर? 1 2 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गुड है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आप पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड? पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। दर्पण सर, यस सर। इथे बोर्ड एक दिसला सिंगल लाईन डायग्रामचा 132 वाला. सांगू का सर, एक्सप्लेन करू? हा, तो थोडासा एक्सप्लेन करून द्या ना मुलांना. ओके ओके सर, 132च्या सिंगल लाइन डायग्राम में एक्सप्लेन करतो सर, तेच आहे ना सिंगल लाइन डायग्राम? सिंगल लाइन डायग्राम, हाँ अच्छा सिंगल लाइन डायग्राम इधर है, ये रीडिंग का है। अच्छा अच्छा, एक मिनट सर। ये 132 kV सबस्टेशन चाकोर सिंगल लाइन डायग्राम, तो ये अपना सिंगल लाइन डायग्राम है।
अभी यहाँ पे आपको बस यही चीज ध्यान में रखनी है कि जो 100 यहाँ पे जो इनकमिंग वोल्टेज है वो है 132 किलो वोल्ट, जो कि अहमदपुर करके है ना, अहमदपुर से आया है। क्लियर। हाँ, 220 से आते 132 लाइन। हाँ। एक 2-3 लाइन है यार। अच्छा सर, थोड़ा यार्ड में बता सकते हैं? हाँ। ओके, क्योंकि अपन डायरेक्ट यार्ड में जाके देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम कैसी है, कहाँ से आई है, यानी 132 केवी कहाँ से आया है और 33 केवी कहाँ पे गए। कल मैंने एक सबस्टेशन में एक गेस्ट लेक्चर लिया था 33/11 केवी, तो इसी फीडर इसी सबस्टेशन से वो 33 केवी सप्लाई है वहां पे इनकमिंग। अच्छा, अभी अपन 132 केवी के इनकमिंग में आ रहे हैं, जहाँ पे 132 केवी बाय 33 केवी सबस्टेशन के इनकमिंग में है, जहाँ से इनकमिंग सप्लाई अपना 132 किलो वोल्ट का सप्लाई है। ये 132 बाय केवी ट्रांसमिशन लाइन है। हाँ, ये हरंगुड़ नाम का एक तालुका है, वहां से ये 132 केवी का सप्लाई यहाँ से इनकमिंग है। 220 किलो का सबस्टेशन वहां पे। अच्छा, वहां पे 220 बाय 132 केवी का सबस्टेशन है वहां पे, तो वहां से यहाँ से 132 का केवी है। उसके बाद में वो बड़े बड़े लाइटनिंग अरेस्टर लगे 3 स्टार्टिंग में, और ये कैपेसिटर। हाँ। वेव ट्रैप है। अच्छा, वेव ट्रैप। अच्छा, ये वेव ट्रैप। कैपेसिटर वो है सीसी। ये 2 है ना। हाँ हाँ। सीसी। उधर के लाइटनिंग अरेस्टर 3। अच्छा, ये लाइटनिंग अरेस्टर का ये खड़े हुए। अच्छा, पहले ओ ऊपर में भी तो है सर, वो नहीं, वो डिस्क के थ्रू कनेक्टेड है ना वेव ट्रैप को। अच्छा, ये यहाँ से 132 केवी का इनकमिंग सप्लाई है, तो ये 3 बड़े बड़े जो दिख रहे हैं आपको, ये 132 केवी के सबसे। हाँ हाँ है लाइटनिंग अरेस्टर, ये लाइटनिंग अरेस्टर है 3। हाँ, इसके बाद में अपने को इनकमिंग में आता है कपलिंग कैपेसिटर। हाँ, कपलिंग कैपेसिटर के बाद में आता है वेव ट्रैप। सर, वेव ट्रैप का क्या फंक्शन कर रहे थे? बिजली वगैरह। बस पीएलसीसी वो बोल के एक पहले फोन नहीं लगते थे। हाँ हाँ हाँ। तो इंटरकॉम अच्छा अच्छा, उस फॉर सिग्नलिंग, बेटर सिग्नलिंग के लिए वेव ट्रैप का यूज करते हैं। अच्छा, मोबाइल की सिग्नलिंग वगैरह है ना। अच्छा, इसके बाद में ये अपना 33 केवी इनकमिंग आइसोलेटर, ये अपना वो सेम ही फंक्शन रहता है 33 केवी, 33/11 केवी और 132/33 केवी। बस यहाँ पे एक वेव ट्रैप तो और कपलिंग कैपेसिटर ये ज्यादा है। प्रोटेक्शन, बड़ा सबस्टेशन है, ट्रांसफार्मर बहुत महंगा है, तो प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे। ये अपना है 33 केवी इनकमिंग आइसोलेटर, सॉरी 132 केवी आइसोलेटर। हाँ, क्योंकि ये इनकमिंग सप्लाई है ना, ये 3 आइसोलेटर है। इसके बाद में आते हैं अपने ये 132 केवी सिटीज है, 132 केवी के करंट ट्रांसफार्मर। और उसके बाद में आता है ये अपना 132 केवी वीसीबी। सर, वो कौन सा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है? अच्छा, ये यहाँ पे अपन 33 केवी में वीसीबी यूज किया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। लेकिन यहाँ पे 132 केवी जो है किलोवाट, 132 केवी साइड जो है अपना, ये है जो अपन यहाँ पे अपन ऑयल सर्किट ब्रेकर यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद में आएगा और 33 केवी आइसोलेटर। हाँ, ये 33 केवी बस आइसोलेटर, ये सॉरी 132 केवी बस आइसोलेटर। ये 132 केवी की बस दिख रही है अपने को, ये 132 केवी की बस बार है। वो वहां तक बस बार वगैरह, बस बार को आपको पता है कि वहां पे इनकमिंग लाइंस और आउटगोइंग लाइंस कनेक्ट रहते हैं, तो अपनी ये 132 केवी की बस बार है। उसके बाद अपन आगे जाएंगे तो उसके बाद अपने को दिखेगा यहाँ पे, अच्छा, हाई वोल्टेज म्हणजे जो पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को जो जा रहा है इनकमिंग आइसोलेटर, वो अपना ये 132 केवी का आइसोलेटर है। उसके बाद में
ये 132 केवी का वीसीबी सर्किट ब्रेकर सर, ये भी ऑयल का। अपने 132 केवी साइड में अपन ऑयल सर्किट ब्रेकर यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद में 132 केवी के सिटीज, 132 केवी के करंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर के बाद ये कैसे 132 केवी के लाइटनिंग अरेस्टर, ये 132 केवी करंट ट्रांसफॉर्मर, इसके बाद में 132 केवी के लाइटनिंग अरेस्टर। उसके थ्रू अपने को ये प्राइमरी को 3 सप्लाई गए, यहाँ से आके आर वाई बी, ये इसका 132 केवी साइड खत्म हो गए। अपना जो इनकमिंग वोल्टेज था वो 132 किलो वोल्ट था। अभी जो अपना सेकेंडरी वोल्टेज रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पे 33 केवी वोल्टेज रहेगा, यानी वो प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड है। तो स्टार कनेक्टेड में जो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा वो अर्थ रहेगा, कल के समान ही 36/11 केवी में भी डेल्टा प्राइमरी वोल्टेज डेल्टा और सेकेंडरी स्टार रहेगा। तो जो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा वो अर्थ रहेगा, और जो तीन, ये देखो ये 3 आउटगोइंग निकले आर वाई बी, वो वहां पे बस, ये 33 केवी बस है, राइट सर? हाँ 33 केवी सप्लाई उधर गया है, हाँ 33 केवी सप्लाई इधर से गया है। अच्छा, उसके बाद में सबसे ऊपर में यहाँ पे रहेगा 33 केवी लाइटनिंग अरेस्टर। उसके बाद में यहाँ पे रहेगा 33 केवी सिटी करंट ट्रांसफॉर्मर। अभी यहाँ पे कौन सा वीसीबी वैक्यूम करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन में सब ऑयल करते हैं, हमारे इधर वैक्यूम वीसीबी करते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन में मैक्सिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो इसके बाद में पहले जो सप्लाई है वो लाइटनिंग अरेस्टर के बाद डायरेक्ट 33 केवी सिटी, सिटी के बाद 33 केवी वीसीबी, हाँ 33 केवी वीसी के बाद ओसीबी, हमारे इधर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, हाँ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 33 केवी में। हाँ उसके बाद में आएगा यहाँ पे 33 केवी बस आइसोलेटर। बस आइसोलेटर बोले तो इसको क्या रहता है, यहाँ से थ्रू, अभी ये सर्किट में यहाँ से थ्रू यहाँ पे ये 33 केवी का बस है, वहां पे उधर के साइड में 132 केवी का बस था, इधर के साइड में 33 केवी का बस है। तो उसके बाद में अपन आगे जाएंगे, अभी ये फीडर से 33 केवी के फीडर से। अच्छा, ये बस आइसोलेटर है, अच्छा यानी वो फीडर के आउटगोइंग में है ना। ये यहाँ से डायरेक्ट अभी वो 33 केवी बस थे, यहाँ पे फिर आइसोलेटर में है, उसके बाद में 33 केवी वीसीबी में है, उसके बाद में 33 केवी सिटी में है, उसके बाद में ये जो है ये लाइन आइसोलेटर, इसके थ्रू लाइन आइसोलेटर बोलते हैं, यहाँ से फिर वो 33 केवी हर एक सबस्टेशन को जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है ये सभी आउटगोइंग फीडर से, ये आउटगोइंग फीडर से जो अपने 33/11 केवी सबस्टेशन रहते हैं, तो वहां पे वो 33 केवी ट्रांसमिट होते हैं। जैसे वहां पे 220 केवी बाय 132 केवी इनकमिंग, 132 केवी इनकमिंग सप्लाई था, और यहाँ का 33 केवी आउटगोइंग सप्लाई। यहाँ पे भी सेम स्टेशन ट्रांसफार्मर भी रहता है, जैसे अपने 33/11 केवी में रहता है, वैसे अपने को 132/33 केवी में भी सब स्टेशन ट्रांसफार्मर रहता है। अभी यहाँ पे टोटल 6 फीडर है सर 33 केवी के, एक घर जी बढ़ गया ना। अच्छा, टोटल 5 फीडर्स 33 केवी के, 5 फीडर से। इसको अभी एक आधी विजिट वगैरह रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ आवाज सुनाई दे रहा क्या? हेलो, हाँ हो, येस सर, येस सर. ओके सर, हे 33 केवीचं हे झालं सर. आता ते सिंगल लाईन डायग्राम ना, सिंगल लाईन डायग्राम व्हॉट्सअप करतो सर मग त्याची हो. काढून. काय आणखी किसी को कोई डाउट है क्या थोड़ा? बेटा स्टूडेंट होगा तो आप पूछ सकते हो सर से, क्योंकि ये लाइव गेस्ट लेक्चर है. ठीक है, आपने सिर्फ पीपीटी और वीडियो के जरिए गेस्ट लेक्चर देखा था, तो ये लाइव गेस्ट लेक्चर है पावर ट्रांसफार्मर के ऊपर. अगर आपको कुछ पूछना है या पार्ट कोई देखना है पावर ट्रांसफार्मर, तो ये चालू हाँ. कंडीशन में, तो बाहर से ही आपको सर बताएंगे. अगर किसी को और कुछ पूछना है तो आप सर से पूछ. जिनको क्वेश्चन पूछना है अपने माइक हेलो. अनम्यूट करो और सर से हेलो. पूछिए.
सर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट दिखा सकते क्या वो उसमें? कौन से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स बोले तो फायर एक्सटिंग्विशर ना, फायर ये एक्सटिंग्विशर। हाँ। ये इधर ही लगा है, हर एक जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर है, इधर भी लगा है। ये हर एक देखो ये उसमें बड़ा, जो इंडिकेटर्स। हाँ इसमें क्या CO2 गैस रहेगी ना, हाँ हाँ। तो अगर कोई फायर ये हो गया, क्या बोलते हैं, कहीं आग वगैरह लग गई, तो अपन हर एक जगह पे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, अरे पावर। उसमें कुछ ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स वगैरह नहीं लगाया है क्या उसमें? सर अगर फायर वगैरे लागले तर काही ऑटोमॅटिक हम्म। वगैरे काही होऊ शकते का इथं, म्हणजे आग बुझवण्यासाठी? नाही, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर का फायर बुझाने के लिए नहीं, अपने को कोई जो ऑपरेटर वगैरह रहेंगे, टेक्नीशियन वगैरह रहेंगे, वही फायर एक्सटिंग्विशर को आग बुझा सकते हैं। ओके सर। और दूसरा कोई क्वेश्चन? सर रेडिएटर दिखाइए। रेडिएटर सर, रेडिएटर, एक मिनट, आपको रेडिएटर पावर ट्रांसफॉर्मर 25 अच्छा वो डमी है क्या सर, अभी यही सर्किट में? अच्छा यानी ये इसमें कोई फॉल्ट वगैरह आ गया? अच्छा ये पैरेलल कनेक्टेड है ना, अगर इधर कोई फॉल्ट वगैरह आ गया तो अपने को इधर से सप्लाई दे देगा है ना चकोर को? ऑटोमेटिक होता है, वो पैरेलल है। अच्छा अच्छा, ये ट्रांसफार्मर कौन करेगा? ये देखो यहाँ पे दो पैरेलल पावर ट्रांसफार्मर है, इन केस अगर ये पावर उधर के 132 kV पे लाइन पे फॉल्ट आ गया तो उधर के सेम वो डिस्कनेक्ट कैसे होता है, फिर वो अपने आप हो जाएगा? लाइन बंद हो जाती है। हाँ लाइन बंद हो जाती है। सर अगर एलवे ट्रिप हो गया, एलवे ट्रिप हो गया, ट्रांसफार्मर बंद हो गया, हाँ तो इसमें ऑटोमेटिक कर वो पैरेलल है दोनों। अच्छा अच्छा, सीरीज में नहीं, पैरेलल है। हाँ नहीं, पावर ट्रांसफार्मर तो पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं, लेकिन इसको आउटगोइंग फीडर इधर से तो नहीं गए ना, अभी तो वही तो सर्किट में है ना वो वाला। नहीं अभी जो अपने 33 kV फीडर गिरे इधर है ना, कहाँ से? अच्छा अच्छा, ऐसे क्या है, 5 फीडर में से 3 फीडर ऐसे, 2 फीडर इस पे, ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, वो रेडिएटर सर, हाँ ये रेडिएटर है, पावर ट्रांसफार्मर के रेडिएटर। ये सर, ये कूलिंग फैन की जो ये है अरेंजमेंट, यहाँ पे नीचे की हुई है, और ये पावर ट्रांसफार्मर के रेडिएटर है। क्योंकि अपने को, मैंने अभी आपको बताया था मेंटेनेंस में वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वो अपने को वो एक लिमिट क्रॉस नहीं होने देना पड़ता, अगर वो उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, तो ये कूलिंग फैन अपने आप चालू हो जाता है रिले के थ्रू, और जो कूलिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पावर ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज करते हैं अपन, उसका सिर्फ मिनरल ऑयल पता है, लेकिन ये पैराफिन ऑयल रहता है, ये आप नोट डाउन कर लो, ये कभी भी काम में आएगा। पैराफिन ऑयल, उसका साइंटिफिक नाम है पैराफिन ऑयल, जो कूलिंग और कूलिंग पर्पस के लिए, इंसुलेशन के लिए जो अपन यूज करेंगे, वो पैराफिन ऑयल है, उसका जो टेक्निकल नेम है। और कोई क्वेश्चन? और कोई सबस्टेशन से कोई पार्ट्स, कोई इक्विपमेंट वगैरह अगर देखना है अपने को, तो आप बोल सकते हो। वो 2 ही क्यों लगाए, 3 क्यों नहीं लगाए वेव ट्रैप? 2 ही रहते क्या? सर उसमें एनसी सेंसर लगा है क्या? सकते हो। यस सर, सर उसमें एनसी नॉन कांटेक्ट थर्मल सेंसर, वो हॉटस्पॉट मेजरमेंट करने लिए रखता है वो। एनसी सेंसर नो कंट्रोल, नॉन कांटेक्ट टाइप। टेम्परेचर इंडिकेटर में रहता है ना, टेम्परेचर इंडिकेटर में। एक मिनट दिखाते, क्योंकि वो एनसी बोलते वो ऑयल लोड टैप चेंजर में रहेगा सर। हाँ एनसी कॉन्टेक्ट, एनवी कॉन्टेक्ट, हाँ एनसी कॉन्टेक्ट बोल रहे हो, टेम्परेचर इंडिकेटर के। अभी ये सर्किट तो बहुत ही एनसी कॉन्टेक्ट आप किसके प्रोटेक्शन के लिए बोल रहे हैं? वो वाइंडिंग में वगैरह टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, हॉटस्पॉट क्रिएट होता है उसकी वजह। वहां पे क्या लगा है,
जो वाइंडिंग में है और ऑयल में है, वो एक थर्मोकपल लगा हुआ है वहाँ पे, थर्मोमीटर या थर्मोकपल जो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है। तो हाँ, उसके जो कनेक्शन है ये कैपिलरी बेरी ट्यूब नहीं क्या है, वो अभी सब इंटरनल वायरिंग है। अच्छा, तो जो अपना जो टेम्परेचर इंडिकेट करेगा वो थर्मोकपल इंडिकेट करेगा, और इधर जो मर्क्यूरी स्विचेस है ये ऑपरेट होती है, उसकी वजह से ये अपने को टेम्परेचर दिखाता है। यहाँ पे दो पॉइंटर है, एक ब्लैक पॉइंटर है और एक ऑरेंज कलर का पॉइंटर है। जो ब्लैक पॉइंटर है वो अपने को अभी एटमोस्फेरिक टेम्परेचर क्या है वो इंडिकेट करेगा, और ये जो टेम्परेचर है जो ऑरेंज वाला है वो अपना अंदर रहती है। हाँ ये इसके contact हाँ अंदर एनसी रहते हो, वो जो एनसी और एनो कॉन्टेक्ट बोल रहे हैं वो इंटरनल फिटिंग है, वो अपन नहीं शो कर सकते यहाँ पे, ओके वो सर। आउटसाइड नहीं है। अच्छा हाँ, और कोई क्वेश्चन है? स्टूडेंट कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो बेटा। ये रेलवे ट्रैक जैसे पिन जैसे हमारे 33 केवी सबस्टेशन में थे अपन, वहाँ पे जो प्लिंथ रहती है, प्लिंथ बोले तो जहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर अपन रखते हैं वो सीमेंट की बनाई रहती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना अच्छा स्टैंडर्ड काम रहता है ट्रांसमिशन में, जो पावर ट्रांसफार्मर रखने की प्लिंथ है वो रेलवे ट्रैक जैसी बनाई है। प्लिंथ भी बहुत जबरदस्त आहे इथली नाही का, एक नंबर। हा डायरेक्ट हा रेल्वे वाणीचे आपण मूवेबल करू शकतोय ना। और कोई क्वेश्चन सर? ओके सर, स्टुडंटचा पूर्ण एक्सप्लेन झालेला आहे. ओके दर्पण सर, ओके सर। आपने बहुत नाइसली एक्सप्लेन कर दिया है पावर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस डेली, आवरली, क्वार्टरली, हाफ मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली किस तरीके से करते हैं। तो एक लाइव विजिट के जरिए जैसे प्रैक्टिकल में होता है, तो ये लाइव प्रैक्टिकल से आपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि 132 केवी बाय 33 केवी का विजिट का परमिशन जनरली ट्रांसमिशन वाले प्रोवाइड नहीं करते। सर वो मैंने सवेरे डीवाई को फोन किया था। वजह से ऑनलाइन विजिट ये पॉसिबल हो गई, तो स्टूडेंट को देखने के लिए मिल गया। तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ NIT पॉलिटेक्निक। यस सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सर। बाकी स्टूडेंट जो गेस्ट लेक्चर आज हुआ है उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ऑलरेडी ये MEE का पार्ट है, तो सर ने जो चीजें एक्सप्लेन की है उसे आपको लिखना है। और कभी भी गेस्ट लेक्चर रहता है तो 10 मिनट पहले आपने ज्वाइन होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।